गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में भी जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जिसको हम पढ़ेंगे, वह है संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। पूर्व की कक्षाओं में भी हमने इस पर बात की है, इसको पढ़ा है, परंतु यह टॉपिक थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको समझाने के लिए आवश्यक है कि इसका एक तरह से रिवीजन कर लिया जाए। तो इस कक्षा में हम संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया जो पूर्व की कक्षाओं में मैंने आपको समझाई है, उसका एक तरह से रिवीजन भी करेंगे और साथ ही इस प्रक्रिया में और इससे संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं उन पर भी मैं बात करूंगी, उनको भी मैं बताना चाहूँगी। तो शुरू करते हैं बच्चों कि कानून निर्माण का काम व्यवस्थापिका यानी हमारी संसद का है और इसके लिए जो एक विशेष प्रक्रिया हमारे संविधान में दी गई है बच्चों, उसका वर्णन एक अनुच्छेद 107 से 122 तक किया गया है। आप ध्यान से सुने। अनुच्छेद 107 से 122 तक भारतीय संविधान में कानून निर्माण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि जो कानून के निर्माण हेतु विधेयक संसद में रखे जाते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक, दूसरा गैर सरकारी। पहले की कक्षाओं में भी हमने यह पढ़ा है बच्चों। एक तरह से यह चूँकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इस कक्षा को अपना रिवीजन क्लास मान सकते हैं। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं जो संसद में कानून निर्माण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं या प्रस्तावित किए जाते हैं? वो है दो प्रकार के, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। परीक्षा में इस पर आपके प्रश्न भी आते हैं बच्चों, तो ध्यान से सुने। अब सरकारी विधेयक किसे कहेंगे बच्चों? कि सरकारी विधेयक वह विधेयक होते हैं जिन्हें सरकार की ओर से या फिर किसी सरकार के मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तावित किया जाता है। और जो विधेयक संसद के अन्य साधारण सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं उन्हें गैर सरकारी या निजी विधेयक कहा जाता है। तो इस प्रकार से विधेयक दो प्रकार के हुए। अब हम आते हैं सरकारी विधेयक पर। तो सरकारी विधेयक पुनः बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक धन विधेयक या वित्त विधेयक और दूसरे आप कह सकते हो साधारण या गैर वित्त विधेयक। और इन दोनों प्रकार के विधेयकों को जो पारित करने की प्रक्रिया है बच्चों, अब हम उसकी बात करें तो जहाँ तक साधारण विधेयक का सवाल है बच्चों, उससे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं वो अब मैं आपसे शेयर करूँगी, बताना चाहूँगी कि पहला, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, यानी राज्यसभा या लोकसभा। और इन विधेयकों को कानून बनने के लिए आवश्यक है कि ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किए जाएं। और दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व इन साधारण विधेयकों को कानून बनने के लिए 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। 5 में मुख्य रूप से हम कहेंगे 3 वाचन अहम हैं। इन 3 वाचनों के तहत ही द्वितीय वाचन के बाद 2 और अवस्थाएं आती है बच्चों, इसलिए 5 अवस्थाएं की गई है, वरन प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन अहम माने गए हैं या 3 वाचनों का प्रावधान किया गया है। तो पहला वाचन तो वही बच्चों कि विधेयक जिस विषय से संबंधित है उसका प्रारूप प्रस्तावित किया जाएगा सदन में। द्वितीय वाचन में किसी निश्चित तिथि को
यह शुरू किया जाता है और प्रस्तावक विधेयक को तुरंत या किसी अन्य दिन किसी समिति में भेजने का भी प्रस्ताव किया जा सकता है और अविवादग्रस्त विधेयक पर तुरंत विचार भी शुरू हो जाता है तथा यदि विवादग्रस्त विधेयक है तो जनता के समक्ष जनमत को जानने के लिए भी प्रस्तुत किया जाता है और इस अवस्था में यानी द्वितीय वाचन में विधेयक के प्रस्तावों पर विचार होता है। इसके समर्थक और इसके विरोधी पक्ष और विपक्ष में व्यापक चर्चा और बहस करते हैं। इसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह है समिति अवस्था, यानी द्वितीय वाचन के बाद विधेयक को या तो प्रवर समिति को या संयुक्त समितियों को भेजा जाता है। अधिकांश विधेयकों पर प्रवर समितियां विचार करती हैं और जिनका निर्माण ही विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है। प्रवर समितियों का समितियों द्वारा विधेयक की बारीकी से जांच की जाती है। आवश्यक होने पर संशोधन भी प्रस्तावित किए जाते हैं और समितियां संबंधित व्यक्ति को एवं कागजातों को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश भी दे सकती हैं। इसकी कार्रवाई यानी प्रवर समितियों की कार्रवाई को गुप्त रखा जाता है बच्चों, और समिति अपना प्रतिवेदन व्यापक रूप से विचार विमर्श कर लेती है, परीक्षण कर लेती है, तो यह समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत कर देती है। अब प्रतिवेदन करने की एक और चरण आता है द्वितीय वाचन के बाद। पहला समिति अवस्था और दूसरा प्रतिवेदन अवस्था। इसके अंतर्गत समिति के प्रतिवेदन को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और समस्त सदस्यों को वितरित किया जाता है प्रतिवेदन की प्रतियों को। उसके पश्चात प्रस्तावक सदस्य समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के संबंध में निम्नलिखित में से कोई भी एक प्रस्ताव रख सकता है। कौन सा बच्चों? कि पहला, विधेयक को सदन के समक्ष विचार के लिए रखा जाए, और दूसरा कि विधेयक को पुनः समिति के पास भेजा जाए यदि वह संतुष्ट नहीं है उस विधेयक पर के से जो उनको प्रतियां बांटी है उनको पढ़ने के बाद यदि विधेयक में जो भी उल्लेख है, जो भी प्रावधान है, उनसे यदि सदस्य सहमत नहीं है तो वह पुनः समिति को भेजने का अनुरोध कर सकते हैं सदन को। और तीसरा कि विधेयक पर जनमत जानने के लिए उसे पुनः प्रसारित करने की का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से बच्चों, इस प्रतिवेदन अवस्था में यदि सदन विधेयक पर उसी रूप में विचार करना स्वीकार कर लेता है जिस रूप में कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप से सदन में पेश किया गया है, तो फिर उसके प्रत्येक खंड पर एक एक करके विचार किया जाता है, वाद विवाद होता है, चर्चा होती है, बहस होती है, गर्मा गर्म बहस होती है। उसके बाद संशोधन भी रखे जाते हैं और विधेयक के प्रत्येक खंड और संशोधन पर फिर मतदान लिया जाता है। तो इस प्रकार से द्वितीय वाचन में आप कह सकते हो कि विधेयक में प्रस्तुत प्रावधानों पर, खंडों पर व्यापक विचार विमर्श बहस होती है। अब आते हैं हम तृतीय वाचन पर। तो तृतीय वाचन में निश्चित तिथि को विधेयक का तृतीय वाचन भी प्रारंभ किया जाता है। इस अवस्था में विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा जाता है। विधेयक के पक्ष विपक्ष में केवल तर्क और मौखिक प्रस्ताव ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विधिवत कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाता है बच्चों यहाँ पर। साथ ही आप कह सकते हो कि केवल इसमें परिवर्तन के नाम पर जो भाषा संबंधी दोष है उनको ही उन पर ही आप कह सकते हो कि कहा जाता है। और अंत में इस तृतीय वाचन में मतदान होता है और बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत होने पर सदन द्वारा विधेयक को पारित मान लिया जाता है।
यह प्रक्रिया एक सदन में पूर्ण होने के बाद, विधेयक पारित होने के बाद दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ पर भी यह इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए अंततः उस सदन में भी मतदान होता है और बहुमत से स्वीकृत होने के बाद उस सदन में भी वह पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार से दोनों सदनों में बहुमत से स्वीकृत होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही वह कानून बन जाता है। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूँगी बच्चों कि यदि राष्ट्रपति उस विधेयक से सहमत न हो तो वह उसको सदन के पास पुनः विचार के लिए अपने संशोधनों सहित वापस भेज सकता है, और यदि जिसे कि वह सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, यानी राष्ट्रपति को लगता है कि विधेयक में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो वह अपनी तरफ से संशोधन प्रस्तावित कर सकता है। परंतु यदि दोनों सदन पुनः राष्ट्रपति को उसी रूप में विधेयक को भेज देते हैं जिसको कि प्रथम बार उन्होंने भेजा था, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह उसको स्वीकृति दे या वह उस पर हस्ताक्षर करे, यानी पुनः दोबारा राष्ट्रपति उसमें संशोधन नहीं कर सकता और न ही सदनों को वापस लौटा सकता है। हाँ, यदि दोनों सदनों में किसी भी विधेयक के संबंध में मतभेद होने पर या विवाद होता है तो राष्ट्रपति को दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार है, जिसमें उस विधेयक पर फिर बहुमत से निर्णय होता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूँगी कि चूंकि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या लगभग राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से दुगनी होती है, तो ऐसे में लोकसभा जिस रूप में उस विधेयक को पारित करती है उसी रूप में विधेयक पारित होता भी है। अब हम आते हैं बच्चों निजी विधेयकों पर। यह तो हमने बात की थी साधारण विधेयक की, सरकारी विधेयक का जो एक प्रकार था। अब आते हैं गैर सरकारी या निजी विधेयकों पर। तो निजी विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा निजी हैसियत से प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी व्यक्तिगत रूप से, और इस पर विचार करने के लिए शुक्रवार के अंतिम 2.5 घंटे सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। व्यक्तिगत सदस्य द्वारा विधेयक की सूचना देने के बाद उसे प्राइवेट विधेयक समिति को सौंप दिया जाता है और समिति के प्रतिवेदन को सदस्यों में बांट दिया जाता है। इसके बाद इस विधेयक को भी 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और जनरली देखा गया है कि ये विधेयक शायद ही कभी पारित होते हैं। अब हम आते हैं धन विधेयक पर बच्चों, यानी वित्त विधेयक पर। तो ये पूर्व में भी हमने इसकी चर्चा की है कि यह विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकते हैं। इसका जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है और जो 110 में प्रावधान है धन विधेयक से संबंधित बच्चों, वो इस प्रकार से है, यानी धन विधेयक किसको माना जाए। तो पहला है किसी प्रकार का कर लगाना, उसका अंत करना, उसको घटाना, उसको बढ़ाना या उसको नियमित करना। दूसरा, भारत सरकार द्वारा ऋण लेने, प्रत्याभूति देने या उत्तरदायित्व लेने के कानून का नियम। तीसरा, भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि का संरक्षण या ऐसी किसी निधि में धन जमा कराना या इससे धन निकालना। चौथा है भारत की संचित निधि से किसी व्यय के लिए धनराशि देना। पांचवा है किसी सरकारी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना या ऐसी रकम को बढ़ाना या उसमें वृद्धि करना। छठा है भारत की संचित निधि या लोक लेखा के लिए धन प्राप्त करना अथवा उसमें धन का संरक्षण देने या संघ अथवा राज्य के आय व्यय के हिसाब से संबंधित विषय।
सातवां है उपखंड 1 से लेकर 6 तक उल्लेखित विषयों में से किसी से भी संबंधित हो। तो इस प्रकार से उपरोक्त जो उपबंध बताए गए हैं 110 में, इनमें से कुछ भी होने वाला, कुछ भी यदि बात है किसी विधेयक में प्रस्तावना है, प्रस्तावित किया गया, तो वह धन विधेयक या वित्त विधेयक मान सकते हैं, या आप कह सकते हो उपरोक्त उपबंध किसी भी वित्त विधेयक या धन विधेयक का आधार बनते हैं। अब कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसको भी मैंने पूर्व की कक्षा में आप में बताया बच्चों। उसका अंतिम निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद धन विधेयक पारित कर दिया जाता है यदि लोकसभा में, तो फिर राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को केवल और केवल 14 दिन के लिए अपने पास रोक सकती है। इस अवधि में यदि वह स्वीकार करके या पारित करके वापस भेज देती है लोकसभा को तो ठीक है, वरना 14 दिन के बाद इस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। और इसके बाद राष्ट्रपति के पास इसको हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए ज़रूरी है, यानी दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने अपनी इस कक्षा में पुनः संसद में जो